Assuming the Earth to be a sphere of uniform mass density, a body weighs 300 Newton on the surface of the Earth, how much it would weigh at r/4 depth under the surface of the Earth? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने इसके फॉर्मूला डिराइव किए थे। हाइट और डेप्थ दोनों डिराइव किए हैं ना। तो अगर मैं डेप्थ के बारे में बात करूं, बाकी मुझे फॉर्मूला यूज करना है GD G ब्रैकेट 1 - d बार। तो G को वैसे ही रखते हैं 1 - d को r/4 डालना पड़ेगा। So I think this is going to be G into r/4 और ये तुम्हारा GD है ना। दोनों साइड पे n से मल्टीप्लाई करो तो n into GD must be equal to mg into 3/4। So mgd हमें फाइंड करना है, तो weight at depth d should be equal to weight on the surface जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300 into 3/4 तूने कैसे किया? मैंने मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं कन्वेंशनल मेथड हाँ, मतलब ऐसा पहले तो सरफेस पे 10 होता है जी, फिर अगर मैं r/4 अगर नीचे जाता हूँ तो मैंने एक दूसरा स्फीयर बनाया वहाँ पे, ऊपर वाला मतलब टोटल मास माइनस जो दूसरा जो पार्ट होगा जो सेक्शन होगा वो माइनस करना पड़ेगा। तो गलत अप्रोच है। डेप्थ के लिए ऑलरेडी हम ये चीज कर चुके हैं। मास कौन सा लेना पड़ेगा? अगर तूने ये डेप्थ d वाला है तो अंदर वाले का मास, तो ये मास फाइंड करने ही मुझे अगर तुझे चाहिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यू कैन इक्वेट द मास डेंसिटी। तूने जो मेथड किया वो गलत है, क्योंकि तू क्या कर रहा है, तो बड़े स्फीयर में से इतना मास सब्ट्रैक्ट कर रहा है, पर ये मास तो फाइंड कर रहा है। नहीं, मैंने इक्वेट करके मैंने वो मास ही निकाला। तो अगर निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल अर्थ का मास अपॉन टोटल अर्थ का वॉल्यूम इक्वल टू इतना मास अपॉन ये रेडियस का वॉल्यूम। तो तुझे इतना मास चाहिए। तो इससे बेटर ये सब डेप्थ वर्ड आ गया तो खत्म ही हो गया। हाँ, वो फॉर्मूला भी याद है। समझा? अच्छा, 225 सही आंसर? ओके। तीसरा नाम किसने दिया? DDR। तीसरे क्वेश्चन में बोला a simple pendulum doing the small oscillation at a place r height above the earth surface has a time period of t1 equal to 4 seconds. t2 would be time period if it is brought to a point which is at a height 2r from the earth surface.
select the correct relation. Okay. Now सुनो एक बार, आपको यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चाहिए और वो फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by C. तो क्या आप एग्री करोगे कि T is inversely proportional to G, टेक्निकली रूट G आएगा. तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए T1 अपॉन क्या D2 must be equal to under root of G2 upon G. I hope ये समझा होगा. Now if we talk about G, मतलब GH actually यहाँ पे GH है actually, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फिर वो होगा G R square upon R plus N का whole square. बराबर? अच्छा, सबसे पहले हम G1 फाइंड करते हैं और एक G2 फाइंड करते हैं. अच्छा, G1 कितना होगा? तो हो जाएगा G R square upon R plus R, which is 2R. 2R का स्क्वायर कितना होगा? तो आई थिंक ये हो जाएगा G1. G2 भी फाइंड करो. G R square upon R plus 2R, which is 3R. 3R का स्क्वायर? 9R square होगा. आई थिंक ये G by 9 होगा. सब्स्टिट्यूट कर. तो G2 का वैल्यू कितना है? G by 9 into 4 by, I think ये होगा. ये क्या होगा? So T1 upon T2 2 by 3 होगा. So 3T1 should be equal to 2T. I think ये दिखाएगा ऑप्शन. That's better right. समझा? ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है. ये दो कंसेप्ट, दो चैप्टर के बेस पे, एक ग्रेविटेशन और दूसरा ऑसिलेशन, क्योंकि ये फॉर्मूला दिया है कहाँ पे करते हैं ऑसिलेशन में, और वेरिएशन किसका लेते हैं? जी का, जो कहाँ से आता है? ग्रेविटेशन. ओके ओके. मेन के क्वेश्चन इजी है. मेन के क्वेश्चन इजी ही है, मतलब ये चीज समझनी है. मतलब ये सारे क्वेश्चंस सारे सीडी में आ चुके हैं. They are like a CD. They are not something great. So you can't say this is an exclusive question to the exam of कुछ अच्छा पूछा है. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं बोल के अभी बात एज ऑफ. सो अच्छे क्वेश्चन नहीं है क्या ऐसा? तो जेई में है, बट रेसिंग टेस्ट में बहुत परसेंटेज कम है. पूरा लेवल हमारे थोड़े ठीक ठाक है, और आई थिंक वो तो हमारे पास हमारे मॉडल में है, क्योंकि आप देखो 2014-15 में जो है पीवाईक्यूज, वो वाले पीवाईक्यू बहुत अच्छे हैं, वहां से लेके 2020. ठीक, चल हम कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ बनाया होगा, बराबर है? लास्ट में देयर वाज अ ग्राफ डेप्थ और हाइट को मिक्स करने वाला, बराबर है? और हमने दो वेरिएशन पढ़ लिए, एक तीसरा वेरिएशन पढ़ा हाइट का और एक क्या पढ़ा? डेप्थ का. तीसरा वेरिएशन आज पढ़ा, लिखो वेरिएशन इन जी ड्यू टू लैटिट्यूड. Variation in G due to latitude. Okay. Now, for the next 2 to 3 minutes, समझ लो जो इसका मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ. इसका डेरिवेशन थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग है. हाइट और डेप्थ वाला बहुत इजी था, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है, चलो कंसीडर करो. दिस इज आवर अर्थ. ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज आवर इक्वेटोरियल प्लेन. ठीक, सो इस लाइन को मैं बता दूं क्या बोलते हैं, इक्वेटर. ये आपका जो वो होता है उसको पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर एंड सो ऑन. ओके, अर्थ रोटेट करता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. ओके, अबाउट इट्स ओन एक्सिस. रियलिटी में वो थोड़ा टिल्टेड है, बट एज ऑफ नाउ फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक लेंगे कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, एंड इट ऑलवेज रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, सो वो ऐसे रोटेट, वो घूमता रहेगा.
हमें पता है द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन इज 24 आवर्स। कंसीडर करो तुम यहाँ पे कहीं पे हो, ओके, दिस इज अर्थ लेट अस, एंड आई एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ राइट नाउ। सो ना तो मैं इक्वेटर पे हूँ ना तो मैं पोल पे हूँ, मैं कहीं पे तो बीच में कहीं पे तो, एंड ये सेंटर ओ को इस पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये मेरा डेफिनेटली कैपिटल आर होगा, दैट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। पर अब इश्यू ये है जब ये घूम रहा है तो साथ में मैं भी घूम रहा हूँ, राइट, बिकॉज़ आई एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दो वी टेक अर्थ एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस, but reality that's not the right thing to do. Why? Because Earth full rotation. But still, हम क्यों consider करते हैं Earth को inertial frame of reference? Because you cannot feel the rotation of the Earth. That's why we take it as an inertial frame of reference. ये सही है? So अभी जब घूम रहा है, तो मैं भी घूम रहा हूँ, पर मैं जो घूम रहा हूँ ना, मेरे घूमने का जो रेडियस है या सर्कल है, वो ये है। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ऐसे घूमूंगा, आर यू वेटिंग? अगर मैं यहाँ के पहले यहाँ पे रहूंगा तो मेरा सर्कल बढ़ जाएगा, तो मैं ऐसे घूमूंगा। अगर मैं इक्वेटर पे रहूं तो मैं आई थिंक मैक्सिमम सर्कल घूमूंगा, सही है? पर सबका कॉमन चीज क्या, सबका टाइम पीरियड नहीं होगा, सब 24 घंटे में अपना जर्नी कंप्लीट है, विवेक। एंड रियलिटी में इंडिया इज ऑन इक्वेटर। ज्योग्राफी में अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, इंडिया मेनली इक्वेटोरियल लाइन, जो मेन लाइन है ना, वो हमारे न्यू दिल्ली में से एक पॉइंट से पास होती है, तो इक्वेटर पे है, तो टेक्निकली हम यहाँ पे, ये समझा? हमने जनरल केस लिया, कंसीडर करो ये एंगल फाई है, कौन सा एंगल लिया है? फाई। ये जो फाई है इसी को मैं लैटिट्यूड बोलता हूँ, ओके। तो व्हाट इज माय लैटिट्यूड इन दिस केस? द लैटिट्यूड इज नथिंग बट कि आप जहां पे भी अर्थ के सरफेस पे हो वहां से आप सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करो, दैट लाइन विद द इक्वेटोरियल प्लेन जो एंगल क्रिएट करेगा उसको हम कौन सा बोलेंगे बेटा? लैटिट्यूड, दैट इज फाई। सो फॉर इक्वेटर फाई विल बी 0, फॉर द पोल्स फाई विल बी 90, सो योर रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 90, इक्वेटर टू पोल्स। ये क्लियर है? ठीक है। जब मैं घूम रहा हूं ना तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा रेडियस यूनिट हुआ, लेट्स से स्मॉल, सही है? समझ में आ रहा है? लेट्स से ये O है, इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को Q नाम दे देते हैं। अब पहला क्वेश्चन, मेरे पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, है ना? नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हमें समझना पड़ेगा मेरे पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो है कि मेरे पे अर्थ वेट एक्सर्ट करेगा, है ना, मतलब एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा, तो मेरा खुद का वेट मुझे लगने वाला वेट कैसा रहता है हमेशा? टुवर्ड द सेंटर। तो देखो यार, जब तुम एनएलएम पढ़ते हो और जब तुम एसपीडी बनाते हो तो तुम जनरली ऐसा करते हो और ये शो करते हो, बट ये जो एरो होता है ना, वो लिटरली एरो होना चाहिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, कोई समझा? यहाँ पे अगर तुमने ऐसा नीचे एरो बनाया तो वो गलत है, ये समझा? इट शुड बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, तो ये आपके ऊपर वेट है। I hope you understood. So this is your n into क्या? G. Second, very important. Consider करो कि मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझे कितने फोर्स लग रहे हैं। So मैंने अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बना दी? ऑब्जेक्ट खुद, समझा? तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसी है जो नॉन इनर्शियल है। कौन सी है? क्योंकि वो घूम रहा है ना, तो मैं भी घूम रहा हूँ, ये समझा? तो मुझे एक तो फोर्स कौन सा लग रहा है? वेट, एंड दैट इज गोइंग टू बी अनदर फोर्स। अब उस पे आता है, क्या आप लोग पार्क में गए हो? बच्चों वाले पार्क में, आप छोटे होंगे तब आपके मॉम डैड भी आपको लेके जाते होंगे, पता है ना, जहाँ पे वो स्लाइड होते थे, झूले होते थे, शायद आप लोग भी आ जाते हो, पता नहीं, है ना? एंड वहाँ पे छोटा सा मैरी गो राउंड जैसा होता है जहाँ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, देखा आपने? पेरेंट्स मेनली जब त्रस्त हो जाते हैं बच्चों तो बच्चों को वहाँ खड़ा करते हैं, बच्चे मासूम नादान पता नहीं मालूम, है ना? और अगर पेरेंट्स ने उनको, है ना, चौंकाने का कुछ मौका दिया, ऐसे जोर से घुमाया, बच्चे फ्लाई करेंगे। अगर उन्होंने वो करना नहीं है तो फ्लाई करेंगे, क्योंकि सडन उनको जर्क मिलेगा, वो बाहर जाएंगे। अच्छा,
बच्चा सोचेगा मुझे धक्का किसने मारा, बट धक्का मारने वाला कोई होगा नहीं, बच्चा तो उड़ रहा होगा। तो धक्का किसने मारा, तो आंसर है आंसर क्या है, pseudo force, and pseudo force is basically not a real force, imaginary force, and क्योंकि हम सर्कुलर मोशन में है तो pseudo force उसमें बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, आपने ये सब चीजें खुद एक्सपीरियंस करी होगी, थोड़ी बहुत में पढ़ी भी होगी, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स आउटसाइड, मतलब नॉट टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सुना होगा ना। तो अगर मैं घूम रहा हूं तो मेरे पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा, आउटवर्ड्स। अच्छा अंकित सर, आपने अभी ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मैं घूम रहा हूं इस सर्कल, समझा, तो इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, ये समझा। तो डोंट से ऐसा, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये क्लियर है। सो दिस इज गोइंग टू बी SCS, क्या रहेगा, व्हाट इज SCS, एक काम करते हैं, हम इस लाइन को ऊपर लेके जाते हैं। कैन यू सी this line and this line are parallel to each other, so there is a funda, if this angle is phi then this angle is also phi, पता नहीं, so ये angle phi हो जाएगा, परफेक्ट। अब SCS के दो कंपोनेंट बनेंगे, वन कंपोनेंट जो होगा ऐसा, अनदर कंपोनेंट जो होगा ऐसा, ठीक है। सो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, सो लेट्स रिजॉल्व। सो फर्स्ट कंपोनेंट बनाते हैं ऐसा, और एक कंपोनेंट होगा वो होगा ऐसा, सही है। कैन वी से दिस इज SCS sin phi, yes or and can we say this is SCS cos phi? Now see the interesting, हम सब पे एज ऑफ नाउ हमें लग रहा था कि एक ही फोर्स लग रहा है, बट अब आपको समझना है हम सब पे दो फोर्स लग रहे हैं अभी एट प्रेजेंट ऑल्सो। एक हमारा खुद का रेट and second SCS cos phi। आज क्योंकि हमारे पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते जा रहा है, हमें फील नहीं हो रहा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बट वन डे धरती के पाप बढ़ गए और भगवान ने सोचा कि इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और भगवान आए एक चमाट मारी अर्थ को और अर्थ रोटेट होना ज्यादा फास्ट होना स्टार्ट कर दिया, तो क्या SCS cos phi बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा, वो अगर mg को ओवर पावर कर दे तो तुम उड़ोगे, समझा। हाँ, ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो वाला क्वेश्चन भी अभी देखा कि कितनी स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ होनी चाहिए सो दैट यू फील वेटलेसनेस और यू फ्लाई इनटू द एयर, समझा। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता, मैं मेथ में भी करता हूँ, पर मैं जनरली एडवांस में डेरिवेशन बताता हूँ टू अंडरस्टैंड कि इसमें अगर कोई कुछ चेंज लाए तो आपको पता है कि दिमाग में कि कैसे हमने डिराइव किया। सो ये फोर्स का हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है, मुझे इस फोर्स से मेनली काम है। सो व्हाट इज माय इफेक्टिव वेट, नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज व्हाट, इफेक्टिव वेट। सो मैं लिखूंगा W इफेक्टिव is going to be mg minus SCS cos phi, this is my effective weight। अब लोग सर क्यों इफेक्टिव वेट आ रहा, एलिवेटर, आप लोग का एनएलएम में एलिवेटर वाले नहीं हो गए, क्या उसमें एपरेंट वेट या इफेक्टिव वेट आ रहा कि एक बार जब आप ऊपर चलते हो फिर नीचे आते हो तो एक बार वेट बढ़ता है, एक बार वेट कम होता है, फिर आपने ऊपर से वो केबल को काट दिया, याद आ रहा है ना सब, बस क्या उसमें अपरेंट वेट आता है, दैट्स नॉट द रियल वेट। तो जिसको वेट लॉस करना है पता है आप क्या करना है, कुछ करने की जरूरत है, लिफ्ट में आना जाना चालू करो, है ना, और वेट थोड़ा गेन हो जाएगा, है ना। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो ही अपरेंट वेट को ही हमने क्या बोला है, इफेक्टिव वेट। मुझे अपना रियल वेट नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ा सा कम वेट मिलेगा, और फॉर दैट मुझे W इफेक्टिव के लिए लिखना पड़ेगा mg डैश मस्ट बी इक्वल टू क्या, mg माइनस, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अलग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाइज भी अलग, तो मुझे मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, तो मैं क्या लिखूंगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos phi।
अगर ध्यान से देखोगे तो m n और n कट हुआ तो मेरे पास g डैश बचा which is g माइनस क्या ओमेगा स्क्वायर r cos। सर एक प्रॉब्लम भी बचा है, स्मॉल r एक्चुअली मेरे पास नहीं बिकॉज मुझे तो रेडियस ऑफ r दिया होगा ना। तो लुक एट दिस ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल O Q T, अगर ये पाई है तो आई थिंक ये भी पाई होना चाहिए। और अगर आप पाई के बाकी वाली साइड देखोगे तो स्मॉल r और हाइपोटेनस देखोगे तो कैपिटल R। तो क्या मैं cos फाई लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? कैन वी से cos फाई इज इक्वल small r by capital R, therefore small r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R cos। Perfect. Can we substitute this value here? So if this is 1, this is 2, and this is 3, the formula for g dash is going to be g minus omega square r cos square r. This is the third and the final formula. The variation in g due to क्या latitude, क्योंकि अब phi change होगा तो ये फैक्टर चेंज होगा, ये फैक्टर चेंज होगा तो g माइनस का फैक्टर चेंज होगा, उससे हमारा क्या चेंज होगा? हमारा g dash। Now इसमें obviously there will be cases, so if we talk phi को मैं 0 डाल देता हूँ। phi 0 मतलब मैं एक्चुअली में इक्वेटर पे हूँ r, that means g equator, can we say it is g minus omega square r। परफेक्ट। और ये वैल्यू आप एग्री करोगे कि होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि ये सबट्रैक्ट हुआ है, ये सबट्रैक्ट हुआ, सही है। चलो इक्वेटर के बदले हम चले जाते हैं हमारे दूसरे केस को, पाई को 0 के बदले क्या लेते हैं? पाई को 90, जैसे 90 को मैं कहां पे जाऊंगा बेटा? पोल पे। जैसे पोल पे जाऊंगा therefore g पोल must be equal to g, मतलब g की जो मैक्स वैल्यू है वो तुम्हें कहां पे मिलने वाली है बेटा? So if you travel from equator to pole, will your g increase and vice versa? So pole से equator में आपका g क्या हो जाएगा? कम होगा। ये क्लियर है? Okay, last अंकित सर ओमेगा स्क्वायर r, अगर मुझे कैलकुलेशन मान लो कि मेन हमें पता है कि पागल वो g की वैल्यू दे दे और मुझे phi इक्वल टू 60 डिग्री लैटिट्यूड पे बता g डैश की वैल्यू दे, पूछ सकता है ना क्वेश्चन? पूछा भी है तो उसके लिए मुझे ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वो टाइम पे, है ना। अब ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? तो उसके पहले समझो ओमेगा स्क्वायर r के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा ओमेगा को 2 का 90, है ना। उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर इनटू क्या करोगे बेटा? r, t क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? अर्थ का टाइम पीरियड कितना है भाई अपने एक्सिस पे? 24 आवर्स। पर 24 आवर्स के लिए तुम्हें आवर्स में नहीं चलेगा, सेकंड में चाहिए। तो 24 को इनटू 360 करना पड़ेगा। इसका भी क्या करना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर इनटू 6800, वो भी किलोमीटर में है तो इनटू 10⁻3। ये सॉल्व करोगे तब जाके आंसर मिलेगा। उस टाइम पे ये करने बैठोगे क्या तो बेटर है ना, ले लो वैल्यू 0.034। So if you solve this entire thing, you are going to get the exact answer is 0.03386। क्या मिलता है? 0.03386। मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, मैं कहाँ पे लिखेगा? 0.034 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now take this value, plug in here, and your final g dash का formula will look like this. G dash equal to g minus 0.034 whole square minus 4। वेरी सिंपल टू सॉल्व। आपको एग्जाम में जी दिया होगा, फाइल सॉल्व इट टू गेट। समझा? दिस इज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन वेरिएशन ऑन मेनली जी। ओके, यस गुड डाउट। तो लोग ओमेगा और आर को भी चेंज कर सकते हैं। हां उस पे आओ। इफ दे चेंज आर और ओमेगा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ दे चेंज आर और ओमेगा देन इसमें हम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंगली करेंगे, है ना। तो मैं अभी वो क्वेश्चन दूंगा तो समझना है। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो? जब हम नॉर्मल अर्थ का रोटेशन है और स्टैंडर्ड वैल्यू पूछे कि 5 कंपेयर करो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, लाइक दैट वे क्वेश्चन। अदरवाइज तो तुम्हें इसी फॉर्मूला को यूज करना है। तो मैंने दोनों फॉर्म दिए। हां और कुछ दो पॉसिबिलिटी, या तो सब समझा है या तो कुछ भी नहीं समझा।
समझा है? हाँ, very good. वो FT sin थीटा जो है sin phi जो है उसका क्यों कोई Can you tell me वो कौन सा component है? मतलब which kind of? So जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे वेट के बारे में, I want to talk about समझा? तो मुझे वेट में वो कंपोनेंट 90 डिग्री पे है तो इफेक्ट नहीं करेगा. आप लोग की बीटीएम मंडे को है ना? रेडी हो ना बेटा? कोई ऐसा है कि जो मंडे बीमार पड़ने वाला नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग आपने फाइव क्यों लिया थीटा से? अच्छा क्वेश्चन. आई विल गेट बैक टू यू. मुझे सोचना पड़ेगा. ठीक है. आपने से कोई परप्लेक्सिटी यूज करना है? और चैट डाउटनेट में वो एक बार ऐसा होता है कि जो लिखा होता है वही हम बोलते हैं. इट्स लाइक कहीं कहीं का तो सोल्यूशन है पर अभी उसको मतलब वो अभी वो तो अभी
हो गया सबका? अच्छा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला अभी मैंने दिया था 2/100 to 5/2, वो लिखवा के रखूं या आपको याद रहेगा? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी है ना आपके डिवाइस में और मॉडल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला लिखो, तो जी में भी चेंज होता है तो टाइम पीरियड में चेंज, तो इफ यू नो द फॉर्मूला आई थिंक तो फिर इशू पक्का ना? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कितने हम वेरिएशन पढ़ लिए? चौथा वेरिएशन जो है उसमें डेरिवेशन इज जस्ट अ स्मॉल लाइन एंड लिख लो द फोर्थ ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. So last variation is due to shape of the earth. The earth is elliptical in shape. The earth is elliptical in shape. It is flattened. It is flattened at the poles and bulged at the equator. It is flattened at the poles and bulged at the equator. So radius at equator. So radius at equator is greater than. So radius at equator is greater than radius at the pole. Hence, G at equator is minimum. Hence, G at equator is minimum, and at pole it is maximum. Okay, clear? अब चार हमने वेरिएशन पढ़ लिए है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. ओके, मैं अब आपको 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ, फिर आपको टाइम लगेगा सॉल्व.
क्वेश्चन 1, दो वेरिएशन मतलब जनरली एक क्वेश्चन में हाइट का वेरिएशन और डेप्थ का वेरिएशन दोनों दे सकते हैं और कंपेयर करवाने को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप देखो, पहला क्वेश्चन, हाउ मच अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, how much above the surface of the earth does the acceleration due to gravity reduces by 36% of its value on surface of the earth. Question number 2. Find the percentage decrease. Find the percentage decrease in the weight of the body find the percentage decrease in the weight of the body when taken to a depth of 32 kilometers below the surface of the earth. Question number 3. What is the time period of rotation of the earth? What is the time period of rotation of the earth around its axis so that the object at the equator becomes weightless? Question number 4. A star 2.5 times the mass of the sun. A star 2.5 times the mass of the sun is reduced to a size of 12 किलोमीटर. अच्छा, ये चीज को इमेजिन करने का ट्राई करना. सन से कितना मास है उसका, और उसकी किलोमीटर की जो रेडियस है वो कम होते होते कहां पे पहुंच रही है. दैट्स द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार. स्टार का एक लाइफ साइकिल होता है. आगे जाके वो ड्वार्फ बनता है. ड्वार्फ मतलब एकदम छोटू सा स्टार बनेगा, पर उसके अंदर मास इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा कि भाई सोच नहीं सकते इतना मास कॉन्सेंट्रेट कर देता है. 12 किलोमीटर में 2.5 टाइम्स मास ऑफ सन. जस्ट इमेजिन. उसके बाद फाइनली वो खत्म होता है, फिर वापस स्टार्ट करना. मतलब ये पूरी साइकिल है, ठीक है. एंड रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ 1.5 RPS. 1.5 RPS revolution per second या rotation per second. Will an object placed on its equator
remain stuck to its surface due to gravity. Remain stuck to its surface due to gravity? Question mark. Bracket में mass of sun is given as 2 into 10 raised to 30 kg. Mass of sun is given as 2 into 10 raised to 30 kg. Question number 5. If one day Earth suddenly stops rotating, if one day Earth suddenly stops rotating, what will be its effect? What will be its effect on G at equator and G at pole? Last question. On which place of the earth? On which place of the earth it is profitable to buy gold of 1 kg? On which place of the earth it is profitable to buy gold of 1 kg? That's the answer. See, in this equation, I try to combine multiple concepts or theory concepts भी हम सीखते हैं. तो कौन एक्सपेरिमेंट भी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी है. एक 10 मिनट इनफ और या 15 मिनट सबसे 10 मिनट देता हूँ. Try 6 questions. You can solve at any random, मतलब जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 6 solve. ठीक है? You try to solve अपने हिसाब से. सोचो कि ये एग्जाम में नहीं रखना है. ठीक है?
उसमें इक्वेटर वाले क्वेश्चन और फिर PYQ थी बाकी कुछ नहीं है PYQ थी
हो गया आपका बात बहुत, है ना? ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, how much above the surface of the earth does the acceleration due to gravity reduces by 36% of its value on the surface of the earth? बराबर? तो how much above the surface of the earth बोला, बराबर? तो तुम्हारा जो नया GH है वो 64% ऑफ यू, क्योंकि reduces by 36% बोला तो नया कितना हो 64। तो पहले वो समझना है कि अगर तुमने यहाँ पे 36% ले लिया तो गलत हो गया। तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए हमें। So reduces by 36%, reduces to 36%. So when they say reduces by 36%, so the new value should be 64%.
reduces to 36%, then the mean value is 36%. There is a difference between y and now बच्चे यहाँ पे दो बच्चे हमारे यहाँ पे वो शॉर्टकट पर लगा रहे हैं g ब्रैकेट 1 minus 2h by क्यों लगाओगे जितना बड़ा चेंज है वो 5% से लेस चेंज होता है तब लगाते हैं ये 64% का चेंज आ रहा है क्यों लगाओगे आप g into 1 minus 2h आप देखो अब जो मैं आंसर निकालूंगा एरर देखना कितनी ज्यादा एरर है so you should never apply use the actual formula what is the formula gr square upon r plus delta whole square so it is 64g by 100 g और g का हुआ एक का स्क्वायर रूट so r upon r plus h 8 by 9 so I think this can be written as r is equal to 0.8 r plus 0.8 h वैसे भी कर सकते थे 4.5 to 6 जो भी आपको ये 0.2 r था ये 0.8 h होगा तो h हो जाना चाहिए r by 4 so answer is 1600 1.52 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा ही 34% टूएज बार क्यों यूज करेगा पॉसिबल ही नहीं है हाउ कैन यूज टूएज बार लिखवा है वहां पे 320 किलोमीटर से कम आंसर होगा तभी यूज करें 5% का चेंज होता है तब यूज करें ये परसेंटेज चेंज तो देखो क्यों कर रहे हो दिस वाज द पार्ट 1 चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को क्या था find the percentage decrease in the weight of the body when taken to a depth of 32 kilometers below the surface of the earth. Is 32 kilometer less than 320 kilometer? Obviously, है ना? तो अब हम वो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं वैसे इसमें शॉर्टकट भी नहीं क्योंकि डेप्थ है तो दिक्कत ही नहीं एक ही फॉर्मूला अगर आप लोग परसेंटेज चेंज इन g is minus d by r into 100 so it is minus 32 by 6400 into 1.5 so minus 0.5 माइनस का मतलब है कि डिग्री का ये ही करना है लिखवा दिया परसेंटेज चेंज यही करोगे और कुछ नहीं अरे भाई ईमेल नहीं आएगा वही तो वेट में नहीं क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द अरे वो किटी पार्टी है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ around its axis so that object at the equator becomes weightless okay now object at the equator तो पहले g equator का फॉर्मूला लिखो g minus omega square ये होता है इक्वेटर वाला ऑब्जेक्ट ही वेटलेस होना चाहिए तो मतलब उसको इक्वल टू 0 तो उससे हो जाएगा g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर therefore ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g बाय r सबको समझ आ रहा है मतलब ओमेगा 2 पाई बाय t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय r यहाँ से हम लोग को t का वैल्यू मिलेगा t इक्वल टू 2 पाई r 2 पाई अंडर रूट हाँ r कितना है हमारे पास 6400 अगर 10 लिया तो आई थिंक एक टाइम कट होगा
तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, 64 बाहर निकलता है। तो 8 और 100 into 2 तो आंसर हो जाएगा 1600 बार। पर ये तो सेकंड में आंसर है ना, मुझे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू डिवाइड बाय 60। तो ये आएगा 165। पाई कितना ले लेते हैं? अगर मैं मोटा मोटी पकड़ूं तो इसको अगर 3 पकड़ा तो 3 और 6 कट हो गए 2 1 2 1 6 8 ही आता। तो अप्रॉक्स आंसर 80 से थोड़ा ज्यादा 84। So if you calculate 84.6 मिनट है। क्या आंसर है? 84.6। ये समझा? मतलब अगर अर्थ अपनी न्यू स्पीड को 24 आवर्स के बदले 84.6 मिनट कर दे तो हम लोग को वेटलेसनेस से होगा, हम इक्वेट समझा। मैं 24 घंटे से वो स्पीड नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर उसको लेके आना। फिजिकल टाइम साथ में सॉल्व हो जाए उतने के अंदर लेके आना। अभी गलत है। तू भी आंसर मारेंगे डबल का बारी के साथ। चल क्वेश्चन नंबर 4। क्यों लेगा तो नहीं मैंने क्यों करेगा? Question number 4. A star 2.5 times the mass of the sun is reduced to a size of 12 km and rotates with a speed of 1.5 rps. RPS, CPS, HZ. So no, RPS revolution per second, rotation per second. CPS cycle per second. Hertz ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। किसके यूनिट है बेटा? तो आपको जो दिया है ना 1.5 rpm वो f दिया है which is 1.5। अब क्वेश्चन क्या बोला है? Will an object placed on its equator remain stuck to the surface or not? तो समझना है कि पहले g इक्वेटर का फॉर्मूला क्या है? g माइनस ओमेगा, ये है ना फॉर्मूला। उसको स्टक होने के लिए g ओमेगा स्क्वायर r से ज्यादा चाहिए। जी क्या चाहिए? ओमेगा स्क्वायर r से ज्यादा। अगर ये वैल्यू से ज्यादा है तो वो स्टक है, और ये वैल्यू के एक्जेक्टली इक्वल है या कम है तो बाहर जाएगा। समझा? तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए? पहले g कैलकुलेट करो, फिर ओमेगा स्क्वायर r कैलकुलेट करो, दोनों को कंपेयर करो। If g greater than omega square r, so it is stuck to the surface. If it is less than omega square r, then it is not stuck. ठीक है? तो g कैलकुलेट करने के लिए you have to use the formula G/R। ये तो पता ही है हम लोग को, ये कितना लेंगे? 20/3 into 10⁻⁻11। Mass of the planet is 2.5 times the mass of the sun. So 2.5 into mass of the sun कितना दिया? 2 into 10⁻30। 12 किलोमीटर का स्क्वायर। एक कैलकुलेट करो, इससे जी मिलेगा है ना। अब मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा। ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करो 2 पाई का स्क्वायर इनटू आर। कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2 पाई एफ के वैल्यू कितना डालोगे? 1.5 का स्क्वायर इनटू आर। आर कितना डालोगे? 12। ये भी कैलकुलेट करो एंड यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। Do the calculation, but I am not going to do that. But I think. So the object will stuck to the surface.
Third. Yes. जाओ ना इसमें 10⁻13 आ रहा है तो मान सकते हैं। हाँ। Question 5. If one day Earth suddenly stops rotating, what will be its effect on G at the equator and G at the pole? तुम्हें पता है G dash का फॉर्मूला क्या है? G माइनस ओमेगा स्क्वायर R. ये इक्वेटर का है ना? और G at pole का फॉर्मूला क्या है? G. If suddenly Earth stops rotating, मतलब कि ओमेगा 0 अगर ओमेगा 0 हो गया मतलब यहाँ पे 0 होगा, ये 0 होगा तो G dash की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G. मतलब एज ऑफ नाउ इक्वेटर पे उसकी वैल्यू कम है, पर अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो पोल एंड इक्वेटर के दोनों की G की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द आंसर इज द वैल्यू ऑफ G at the equator will increase, but at the pole it will remain unchanged. That's the final. हाँ. सिर्फ इतना लिख दिया कि G हर जगह इक्वल होगा which is equal to 9. नहीं, मैंने स्पेसिफिकली बोला था तुम्हें मुझे इफेक्ट बताना है इक्वेटर पे और पोल पे. बाकी ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा दैट इज ट्रू, बट इक्वेटर पे वैल्यू में क्या चेंज हुआ? तो आई थिंक यू विल अप्रिशिएट इक्वेटर पे वैल्यू इंक्रीज हुई, पोल पे अनचेंज है. दैट्स इट. समझा? दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. On which place of the earth it is profitable to buy gold of 1 kg? Just take out. कहाँ पे? Right. So you should buy from equator and then sell at the pole. Okay. अब ये चीज समझो क्यों? बेसिकली हम जो मेजर करते हैं वो वेट मेजर. हम जो मेजर करते हैं वो क्या मेजर करते हैं? वेट. और वेट होता है m into g dash. वेट क्या होता है? m into g dash. अब मुझे फिक्स 10 न्यूटन का वेट चाहिए. मुझे कितना वेट चाहिए मान लो? 10 न्यूटन. सुनना है. If I want to have a 10 न्यूटन of weight, तो for that अगर मेरा g dash कम हुआ तो मुझे करस्पॉन्डिंग उसका मास ज्यादा मिलेगा. समझा? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इक्वेटर एंड पोल के ऊपर दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेट कंसीडर करते हैं. सो वेट ऑन इक्वेटर इज 10 न्यूटन, वेट ऑन पोल इज आल्सो 10 न्यूटन. पर अब पोल पे जी ज्यादा है तो जितना जी वहां पे ज्यादा होगा उतना मास है. इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स. व्हाट आई नो, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स. सो अगर तुम 20 पकड़ते हो नंबर, 20 को तुम 5 into 4 भी कर सकते हो और 20 को तुम 10 into 2 भी कर सकते हो. तो समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हारी जी की वैल्यू जितनी कम होगी तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम्हें उतना ज्यादा मास मिलेगा. तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू बहुत कम है और जी का वैल्यू कम है, इससे तुम्हें मास थोड़ा ज्यादा मिलेगा. पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा है तो उससे थोड़ा मास कम मिलेगा. सो व्हाट इज द बेटर थिंग टू डू? Buy from Hanuman Jewellers and sell it at least. Okay. ये क्लियर है? तो इक्वेटर से बाय करो एंड सेल कहाँ पे करो. ओके. अभी तक आपको पीवाई में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होंगे जो हमने टॉपिक किया, बट हमने सिर्फ आज का लेक्चर किया तो अब इतने पीवाई अवेलेबल. दिस इज द होमवर्क. डीपीपी 1 आपका हो चुका है तो स्किप करो. एक्सरसाइज के जेईई मेंस के पहले 17 क्वेश्चन, अगर इसमें से 3-4 आपने किए होंगे पर मुझे वापस चाहिए, वापस करोगे स्टार्ट से लेके 17 तक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 17. सर अभी 2 दिन पहले किए थे. ओह वेरी सॉरी, वापस करो. ठीक है. जेईई मेंस के पीवाई स्टार्ट करोगे 3 8 में. सर बीच में मैंने थोड़े किए हैं. ओह वेरी सॉरी, वापस करो. स्टेप 1 ठीक है. और 3 से लेके वहां तक जाओगे 104. दिस विल कवर योर अभी तक जितना पढ़ा है सब आपका पूरा रेडी. नेक्स्ट वीक है ना, ये वीक में कोई लेक्चर है मेरा. तुम्हें 15 अगस्त को फ्रीडम भी है. संडे को टेस्ट नहीं है. नेक्स्ट वीक में तुम्हारे पास पीटीएम है तो नेक्स्ट वीक में लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम होगी क्योंकि पीटीएम पूरे वीक है. पीटीएम वीक है, अंडरस्टैंड? तो यू आर गोइंग टू गेट लेक्चर 8 से 10 होगा. जिनका पीटीएम नहीं है उनके लेक्चर्स होंगे बट फैकल्टी लेकिन ऑक्यूपाइड तो रहेगी ना. तो जो बहुत कम फैकल्टी बचेगी जो लेक्चर लेगा
तो दो लेक्चर होंगे, दो घंटे, समझा? तो 8 से 10 तो फिक्स है, उसके बाद पीटीएम स्टार्ट होगा। तो आपका तो मंडे पीटीएम, तो आपका तो पूरा मंडे ऑक्यूपाइड है, बट ट्यूसडे टू सैटरडे यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी।